नमस्कार। आफ्टर कोरोना में आपका स्वागत है। आफ्टर कोरोना में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं कि कोरोना ने जो है सारी दुनिया के जो कामकाज हैं उनको ठप कर दिया है और हर व्यक्ति को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसके बाद हमें एक नए किस्म से एक नई शुरुआत की, नवारंभ की आवश्यकता है। इस नवारंभ में कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कवर होने चाहिए, क्या नागरिक स्तर पर बदलाव होने चाहिए और क्या नीति स्तर पर बदलाव होने चाहिए। इस विषय पर हम जो है 150 से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर कोरोना की सीरीज में आज 7वां अंक है और आज हमारे साथ हैं अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक, मोटिवेशन गुरु अजीत वरवंडकर साहब। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद। अजीत वरवंडकर साहब जो है एक लंबे अरसे से मोटिवेशन के क्षेत्र में, लोगों को मोटिवेट करने के क्षेत्र के अलावा करियर काउंसलिंग में और लाइफ कोच के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। अगला कदम नाम की संस्था के जरिए वो बस्तर जैसे बिगड़ इलाकों में भी काम कर रहे हैं और एजुकेशन को मल्टीपली देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के नए नॉर्मल पर। न्यू नॉर्मल पेरेंटिंग का क्या होगा। कोरोना के बाद पेरेंट्स का अपने बच्चों को जो है देखने का, सोचने का, उनको बनाने, उनको गढ़ने का जो ढंग होगा वो क्या होना चाहिए। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज। थैंक यू सो मच वरुण जी। मुझे प्रसन्नता है आज इस मंच पे आके इस विषय पे बात करना और इस मंच के जरिए बहुत सारे पेरेंट्स तक अपनी बात को पहुंचाना। आपने अभी न्यू नॉर्मल की बात कही, तो ये जो न्यू नॉर्मल एक टर्मिनोलॉजी है और कहना बहुत आसान है, लेकिन इस न्यू नॉर्मल को समझना, स्वीकारना और उसे आत्मसात करना, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। क्योंकि ये न्यू नॉर्मल सिर्फ वर्क प्लेस पे नहीं है, ये जीवन के हर आयाम को छू रहा है। ये न्यू नॉर्मल, आपको अभी एक उदाहरण बताऊं कि अभी फल खरीदने का भी एक न्यू नॉर्मल आ गया। अभी हम वर्क फ्रॉम होम या पेरेंटिंग, इन सारी विषयों के ऊपर तो जाएंगे ही। आपको बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप अगर बाजार में जाके आम खरीदते हैं तो अक्सर हम सबकी ये आदत होती है कि जब हम आम खरीदते हैं तो आम को हाथ से पकड़ते हैं और सूंघते हैं और फिर उसके बाद उसको हम खरीदते हैं। तो अब ये जो न्यू नॉर्मल की परिभाषा है वरुण जी, उसमें ऐसा है कि आम को आपको पकड़ना भी नहीं है, आपको सूंघना तो बहुत दूर की बात हो गई। शायद वायरस सूंघने से आपके नाक के बहुत करीब आ जाएगा। और वैसे भी आप ये मास्क वगैरह लगाए हुए हैं, तो आपको सिर्फ आम फल वाले से कहना है भैया आम दे दो। आपने आम झोली में रखा, घर में रख के आपको आम को भी सैनिटाइज करना है और उसके बाद पुरानी पूरी प्रक्रिया करने के बाद खाना है। तो छोटी सी जो एक फल खरीद के खाने की प्रक्रिया है, उसमें भी इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया है। और ये परिवर्तन शायद अब हम लोगों की आदत बन रही है और ये बहुत लंबे समय तक हमारे साथ जाएगा। तो पेरेंटिंग तो बहुत ही संजीदा और बहुत बड़ा विषय है, इसमें तो परिवर्तन आने ही आने हैं। इसलिए जो आज का विषय है न्यू नॉर्मल फॉर पेरेंटिंग, ये वाकई बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और तर्कसंगत है। सो पेरेंटिंग की बात करते हैं तो पिछले लगभग 60 दिनों में मैंने लगभग 50 वेबिनार्स किए, वेबिनार ओरिएंटेड ट्रेनिंग किए। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में किए हैं, टीचर्स के लिए किए, स्टूडेंट्स के लिए किए, कॉर्पोरेट के लिए किए, काफी सारे मैंने पेरेंट्स के लिए भी किए। तो अक्सर पेरेंटिंग के जो वेबिनार्स होते हैं उसमें मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कि भाई आपकी ये जो लॉकडाउन का जो फेज गया, ये जो 60 दिन का लगभग फेज था, तो इसमें आपकी क्या समस्याएं रही, क्या चुनौतियां रही। तो और पेरेंटिंग में मैं इनसे पूछता हूँ कि आपकी क्वेरीज क्या क्या है। तो पहली बात तो ये कि मैं उनकी क्वेरीज पूछता हूँ पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स समस्या लेके आते हैं। तो क्वेरीज कुछ नहीं है, सिर्फ समस्याएं हैं, सीधा सीधा कंप्लेंट्स ही है। तो वो क्या है, तो अक्सर मतलब जिस तरीके की कंप्लेंट्स पेरेंट्स से मुझे मिलती रही है मेरे वर्कशॉप में, तो उनको मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद अपनी बात को अपन आगे रखेंगे। अक्सर जो पेरेंट्स की जो समस्याएं या चुनौतियां या कंप्लेंट्स आती हैं, वो बच्चों के प्रति ये रहती है कि बच्चे समय पे उठते नहीं, उठने के बाद मतलब बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, उठने के बाद अपने बिस्तर को नहीं बनाते, समय पे नहाते नहीं और किसी कही गई बात को सुनते नहीं। जनरली
जो पिछले कई वर्षों से हम लोग पिछले 4-5 वर्षों से देखते आ रहे हैं, पेरेंट्स की जो एक समस्या रहती थी कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल एडिक्शन पे आ गए हैं, तो अब उसमें पेरेंट की चुनौती ये हो गई है कि बच्चा मोबाइल पे पहले से तो कहीं ज्यादा अधिक है, लेकिन चूंकि न्यू नॉर्मल के तहत हर चीज, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, हर चीज अभी वर्चुअली हो रही है, तो पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या स्क्रीन पे जो वो अपना टाइम व्यतीत कर रहा है तो किसी फ्रूटफुल इसमें कर रहा है या किसी गैर जिम्मेदाराना हरकत पे अपने समय को नष्ट कर रहा है। सो ये भी एक पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गया। अभी कल ही एक कैंडिडेट का मैं काउंसलिंग कर रहा था, तो उसमें पता चला कि वो जो बच्चा है वो दिन में 10 से 12 घंटे तक कंप्यूटर पे रहता है, और उस 10 से 12 घंटे पे में से कम 4 से 5 घंटे उस बच्चे ने बताया कि वो पबजी जैसे गेम खेलता है और माता पिता को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो ये भी एक समस्या है कि पेरेंट्स को मालूम नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, और उससे बड़ी एक समस्या ये भी है कि पेरेंट्स को मालूम है बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन वो बच्चे को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ टिपिकल पॉइंट्स जो निकल के आते हैं, जो न्यू नॉर्मल में ये लॉकडाउन के बाद के फेज में जो पेरेंट्स की बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है, वो पॉइंट वाइज मैं आपको बताना चाहूंगा। वो जो टिपिकल पॉइंट्स ये है कि एक तो ये कि बच्चे टेंट्रम्स बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंट्रम, मतलब जिसको बोलते हैं ड्रामाबाजी, बहुत सारी बातों को अलग अलग तरीके से रखना, ये ड्रामाबाजी करना, ये एक है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो फैक्टर आ रहा है वो ये है कि बच्चों का एग्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। एग्रेशन इन द सेंस कि बहुत गुस्सा हो जाना, बहुत वाइल्ड हो जाना, और एंगर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंगर के साथ साथ एग्रेशन, यानी कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना, वोलेटाइल हो जाना, इस तरीके की बातें। और एक सबसे बड़ी जो चुनौती पेरेंट्स को फेस करनी पड़ रही है वो है बच्चों की बैक टॉकिंग यानी पलट के जवाब देना। आपने अगर कुछ रिक्वेस्ट किया, इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन मोड पे तो आज के बच्चों के साथ आज आप जा ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपने कोई बात कही तो पलट के 4 बातें आपके पास तुरंत आ जाती हैं। ऐसा करो, क्यों करे, क्या जरूरत है, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, करके क्या मिलेगा, ऐसे 50 जवाब जो है वो बैक टॉक के बहाने, मतलब तरीके से रेडी रहते हैं। एक और जो समस्या पेरेंट्स को आ रही है वो ये है कि लर्निंग डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सपोजर नहीं है, पेरेंट्स का भी वर्चुअल वर्ल्ड को उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो लर्निंग डिसेबिलिटी भी आ रही है और पढ़ना चाहते हैं, तो साथ में इतनी सारी नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, अलग अलग ऐप्स की पिंग्स आ जाती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन भी होता है। ये भी एक बहुत मेजर इश्यूज है। एक और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पेरेंट्स का वो ये है कि पुअर लिसनिंग, यानी बच्चे प्रॉपरली सुनते नहीं है, शायद सुनने के लिए नहीं सुनते या समझने के लिए नहीं सुनते। तो जितनी बातें उनसे या तो टीचर्स वेबिनार पे कहते हैं या पेरेंट्स 1-to-1 कहते हैं, तो वो पूरी की पूरी बातें उन तक पहुंचती नहीं, क्योंकि वो पुअर लिसनर की कैटेगरी में आ गए हैं। गैजेट एडिक्शन की तो मैंने बात किया, और इनडिसिप्लिन भी एक बढ़ के आ गया। बच्चों को आप जो काम करने का हो तो वो नहीं मानेंगे, इनडिसिप्लिन बिहेवियर करेंगे। और एक दो बहुत महत्वपूर्ण और बातें हैं। एक, बहुत सारे बच्चों में स्लीप डिसऑर्डर की भी प्रॉब्लम आ गई है, और पेरेंट्स इससे जूझ रहे हैं। बच्चों को रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है कि बच्चे रात भर बैठ के कभी फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों का रूटीन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया इस लॉकडाउन में। ना स्कूल है, ना दोस्त है, ना खेल कूद है, ना कुछ है। तो आ जाके अगर कुछ है तो उनके पास सिर्फ स्क्रीन टाइम है। तो वो स्क्रीन टाइम में अपनी आंखों को चिपका के रखने की वजह से शायद उनकी स्लीप का पैटर्न भी चेंज हो गया है ऐसे। और एक आखिरी एक और जो समस्या जो जनरली ये इस लॉकडाउन के पीरियड में पेरेंट्स को बहुत ज्यादा समझ में आ रही है, वो है कि बच्चे रेजिलिएंट नहीं है। रेजिलिएंट यानी किसी वजह से अगर उदास हो, निराश हो, नाराज हो, गुस्सा हो, खुश हो,
तो उससे वापस नॉर्मल मूड में आने में उनको कुछ ज्यादा समय लगता है। पहले अगर पेरेंट्स ने डांट दिया, बच्चा दुखी हो गया, उदास हो गया, तो शायद 1 घंटे के अंदर रेजिलिएंट होके अपने वापस नॉर्मल टोन में आ जाता था। आज के डेट में शायद उसको 2 घंटा लग रहा हो या 4 घंटा लग रहा हो। तो ऐसी बहुत सारी तमाम समस्याएं जो है ये पेरेंट्स को आती है, जो हम अपने काउंसलिंग सेशंस में पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ डे इन डे आउट बात करते हैं। तो अब जब ऐसी बातें आती तो मैं अपने पेरेंट्स से अक्सर ये पूछता हूँ कि भाई ये बताओ कि तब और अब में क्या क्या फर्क था। अगर थोड़ा सा हम अपने बचपन की ओर जाते हैं तो उस समय क्या था और आज क्या है। तो अगर मैं जब पूछता हूँ पेरेंट्स से कि भाई उस समय टेक्नोलॉजी कैसी थी और आज टेक्नोलॉजी कैसी है, तो पेरेंट्स का कहना ये होता है कि उस समय टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी है। तो भैया उस समय पढ़ाई के जो बुक्स थी वो कैसी थी और आज कैसी है। तो उस समय तो बहुत ज्यादा कुछ बुक्स अवेलेबल नहीं थी, आज तो तमाम राइटर्स की बुक्स अवेलेबल है। तो उस समय टीचिंग लर्निंग के ऊपर कितना रिसर्च हुआ था, कितनी स्टडी हुई थी और कितने अच्छे टीचर्स थे। और आज तो कहते हैं कि आज डेफिनेटली टीचर्स बढ़ गए हैं, बहुत पीएचडी करने के बाद लोग पढ़ा रहे हैं। तो जब तब और अब की अगर अपन कल्पना करते हैं और कंपैरिजन करते हैं तो इतना ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। तब बिल्डिंग नहीं थी, आज बिल्डिंग है। तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी है। तब बुक्स नहीं थी, आज सारी बुक्स है। तो उसके बाद फिर हमारे इस ओवरऑल जो नई जनरेशन में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, एक बिहेवियरल ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई, क्या फर्क हुआ है। तो इसमें 2 चीजें और फर्क हुई है। ये है पेरेंटिंग के स्टाइल में फर्क हुआ है। ये हुआ है कि उस समय का जो जमाना था जब हम छोटे बच्चे थे, उस समय पेरेंटिंग फियर ओरिएंटेड बहुत होती थी। बच्चे डर की वजह से पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन को माना करते थे। और आज के डेट में बच्चे जो है डर से मानने वाले नहीं है, वो प्यार से मानने वाले हैं। लव ओरिएंटेड पेरेंटिंग आज के डेट का मंत्रा है। दूसरा, उस समय साइलेंट फॉलोअर्स होते थे, बच्चे साइलेंट फॉलोअर्स होते थे। देखिए मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि आज मुझे याद है जब मैं छोटा था तब से लेके लगभग अभी तक मेरे अगर पिताजी मुझे कोई काम से बुलाते हैं तो मैं सीधा चले जाता हूँ। लेकिन आज के डेट में कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को अगर इशारा करके भी बुलाए तो बच्चा सबसे पहले पूछता है क्यों, क्या काम है, क्यों आना है। तो इसमें एक फर्क है। जैसे मैंने अपने जमाने में कहा, मैं आंख बंद करके चले जाता था और जो इंस्ट्रक्शन मिलता था वो फॉलो करता था, और आज भी शायद वैसा ही है। तो मेरे जमाने का बच्चा जो मैं था उस समय और आज का बच्चा, दोनों में एक फर्क है। आज का जो बच्चा है ये बहुत ज्यादा लॉजिक ओरिएंटेड बच्चा है। तो मैंने जो बताया 2 महत्वपूर्ण बातें, आप फियर ओरिएंटेड पेरेंटिंग आज नहीं कर सकते, स्पेशली पोस्ट कोविड के स्टेटस में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जो आपकी जो पेरेंटिंग है वो लव ओरिएंटेड होनी चाहिए, और लव के साथ साथ लॉजिक ओरिएंटेड पेरेंटिंग बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं अक्सर पेरेंट्स को एक उदाहरण देता हूं कि ये, हाँ, और ये जो इस बीच में एक जो बहुत बड़ा जो तब और अब में जो एक बहुत बड़ा चेंज आया है वो टेक्नोलॉजी का भी चेंज आया है। हमारे समय में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, और आज के जमाने में बहुत सारे पेरेंट्स बड़े कौतूहल से कहते हैं कि हमारा बच्चा तो इतना एडवांस है, 5 साल का है, 6 साल का है, लेकिन वो पूरा आईफोन को ऑपरेट कर लेता है। तो ये डेफिनेटली इस जमाने के बच्चे में टेक्नोलॉजी फ्रेंडलीनेस बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि हमारे जमाने में कहावत होती थी कि तेरे पास मेरे पास बंगला है, मोटर है, गाड़ी है ना, तुम्हारे पास क्या है। तो उस समय कहते थे कि मेरे पास माँ है, और आज के जमाने का बच्चा कहता है कि भाई मेरे पास एलेक्सा है, मेरे पास माँ नहीं है, मेरे पास एलेक्सा है। तो ये इतना फर्क आ गया है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ पेरेंट्स से कि ये आपको एक शायद पत्थर दिख रहा होगा, और अगर आप देखोगे अभी स्क्रीन में तो आपको इस पत्थर में से कुछ एक मूर्ति दिखेगी। देखिए इसमें एक गौतम बुद्धा की मूर्ति आ गई, यही पत्थर है और इसी में एक गौतम बुद्धा की मूर्ति आ गई। अब मेरे को ये बताइए कि ये जो मूर्ति थी, गौतम बुद्धा की मूर्ति थी, ये कहाँ पे थी, ये मूर्ति कहाँ थी। ये मूर्ति पत्थर में ही थी, और वो मूर्ति पत्थर से बाहर कैसे आई।
वो मूर्ति पत्थर से बाहर ऐसे आई कि जो शिल्पकार था, जो मूर्ति बनाने वाला था, उसने उस पत्थर के जो अनवांटेड एलिमेंट्स थे उनको ठोक ठोक के काट काट के बाहर निकाल दिया। और जब वो बाहर निकल गया तो उसके अंदर से एक गौतम बुद्ध की मूर्ति निकल के आई। तो ये जो आज के डेट में पेरेंट्स का काम है, पेरेंट्स का जो रोल है, वो वैसे ही है, उस मूर्तिकार की तरह है, उस शिल्पकार की तरह है, जो उस पत्थर में से जो अनवांटेड चीजें हैं वो बाहर निकाल देता है। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि ईश्वर ने हम सबको जो बच्चे दिए, हम सब पेरेंट्स को जिस दिन पेरेंट बनाया उस दिन हमें ये एक मूर्तिकार बनने की जिम्मेदारी, वो एक जॉब रोल भी साथ में दिया। मैं काफी सारी जगह पे जब पेरेंटिंग के सेशंस करता हूँ तो लोग बोलते हैं भाई कि अगर मैंने मोबाइल खरीदा तो उसके साथ एक मैनुअल आया मोबाइल का, अगर मैंने टेलीविजन खरीदा या कार खरीदी तो उसके साथ सबके साथ एक मैनुअल आता है। तो जब मैं पेरेंट बनता हूँ तो क्या उसके साथ कोई मैनुअल आता है? तो मेरा सबसे कहना ये रहता है कि जिस दिन आप माँ या पिता बनते हैं उस दिन ईश्वर जो है ना पेरेंटिंग का सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में डाउनलोड कर देता है। आपका सिर्फ जिम्मेदारी है कि आप उस सॉफ्टवेयर को पढ़ना शुरू करें, उसको यूज करना शुरू करें। पेरेंटिंग इज रियली अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन बाय गॉड। बहरहाल अब ये कोविड के बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं तो उसमें मैंने ये पाया है कि 3 तरीके के पेरेंट्स, अभी जैसे जितने लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूँ, मिलता हूँ, तो उसमें मुझे ये 3 तरीके के पेरेंट्स समझ में आते हैं। पहला है रिजाइंड, ये तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। दूसरा है हगर्स और तीसरा है प्रिस्क्रिप्टिव। अब ये क्या है और क्या होना चाहिए इसके ऊपर अपन बात करते हैं। रिजाइंड यानी कि अब ये वो पेरेंट्स हो गए, रिजाइंड वो पेरेंट्स हो गए जिन्होंने अपनी पेरेंटिंग के काम से रिजाइन कर दिया, अब हमसे ना होगा। अब ये इसको बहुत समझा समझा के परेशान हो गए हैं, ये तो बात मानता ही नहीं है या ये बात मानती नहीं है, या इसे बताओ तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है या बहुत टेंट्रम्स दिखाता है या बैक टॉकिंग करता है। ये जो इतने सारे मैंने प्रॉब्लम्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे, तो ये सारी चीजों से परेशान होकर बहुत सारे पेरेंट्स रिजाइन स्टेट में आ गए हैं, जो कि बिल्कुल एक अनडिजायरेबल स्टेट है। अगर आप रिजाइंड हो जाओगे तो आपके बच्चे का भविष्य उस पत्थर में से जो गौतम बुद्धा निकालने का काम है आप नहीं करोगे, समाज करेगा, और वो सही जगह पे अनवांटेड स्टोन्स को नहीं निकालेगा। हो सकता है गौतम बुद्धा की जगह कुछ और मिल जाए। पेरेंट्स, मैंने अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था, पेरेंटिंग का पी जो है पेरेंटिंग के लिए कम और पेशेंस के लिए बहुत ज्यादा है। सो पेरेंट्स का अगर एक सबसे बड़ी वर्च्यू स्पेशली पोस्ट कोविड है तो वो ये है कि यू हैव टू बी एब्सोल्युटली पेशेंट। आपका पेशेंस लेवल जो है, पेशेंट कोशेंट जो है, इस समय में कम से कम 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। यू कैनॉट अफोर्ड टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब रोल ऑफ बीइंग अ पेरेंट। दूसरे टाइप के जो पेरेंट्स मैं देख रहा हूँ इन दिनों जो समझ में आते हैं वो है हगर्स का मतलब क्या है? वो उनको लगता है कि बच्चा मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, बच्चा मुझसे छूटना नहीं चाहिए, तो इस चक्कर में वो हर चीज में बच्चे को हक करते हैं, हर अच्छी बुरी बात में उसको अप्रिशिएट करते हैं। बुरी बात में तो उसको कुछ कहना तो बहुत दूर की बात है, उसकी गलत बातों में भी उसका समर्थन करते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक अच्छे पेरेंट की निशानी नहीं है। डेफिनेटली अगर आपने बच्चे की गलत बात को पिन पॉइंट नहीं किया तो वो उस गलत चीज के लिए उसको प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी ओर देखता है, आपके अप्रूवल की ओर देखता है, और अगर आपने इग्नोर भी किया तो उसको वो साइलेंट अप्रूवल मान के चलता है। और तीसरे जो पेरेंट्स मुझे दिखते हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व और पेरेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने कहा सर्दी हुई तुरंत प्रिस्क्रिप्शन, आपने कहा खांसी हुई तुरंत प्रिस्क्रिप्शन। वैसे ये पेरेंट्स होते हैं, हर समय प्रिस्क्रिप्शन देते रहते हैं कि अभी ये करो, अभी वो करो। और ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं जब अगर वो दिन में पहली बार भी अपने बच्चे से मिलते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन ही देते हैं कि बेटा सुबह उठ के भगवान को याद करो, सुबह उठ के बिस्तर बनाओ, सुबह उठ के ये करो, ब्रश अच्छे से करो, ऐसे ब्रश नहीं किया। सो ये जो प्रिस्क्रिप्टिव पेरेंटिंग है ये तो बहुत ही ज्यादा
खतरनाक तरीके की पेरेंटिंग है। बिकॉज आज के जो मैंने कहा बच्चे ये लव और लॉजिक वाले बच्चे हैं, फियर और ब्लाइंड फेथ वाले बच्चे नहीं है। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव पेरेंटिंग वाला मामला आज की डेट में तो नहीं चल पाएगा। तो ये पोस्ट कोविड में जो न्यू नॉर्मल में हमें किन 3 बातों को ध्यान रखना है, इस पर मैं अभी आपको लेके जाता हूँ। रिजाइन, हगर्स और प्रिस्क्रिप्टिव। अगर जो पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं वो जरा ध्यान दें। अगर आप रिजाइन, हगर्स या प्रिस्क्रिप्टिव इन 3 में से किसी भी एक श्रेणी में आते हो या मिक्स ऑफ ईदर ऑफ द 3 में अगर आते हो, तो आपके लिए ये जो 3 बातें जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनके ऊपर अभी चर्चा करते हैं हम। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के डेट में आपको एम्पैथेटिक होना। एम्पैथी यानी परानुभूति, यानी दूसरे की मन की दशा को समझना। देखिए आप परेशान है, आज के डेट में हो क्या रहा है कि पेरेंट्स परेशान है, क्योंकि पेरेंट्स का भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और बड़ी अजीब सी परिस्थितियां बहुत सारे घरों में निर्मित हो गई है। सारे के सारे अगर बोथ पेरेंट्स वर्किंग है तो बोथ पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। एक से ज्यादा बच्चा है तो सभी बच्चों की स्टडी फ्रॉम होम चल रही है। एक घर में 3 कमरे हैं या 2 कमरे हैं या 5 कमरे हैं और हर कमरे में कोई ना कोई बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। हम तो अगर 5 कमरे वाला घर हो उतना सामर्थ्य है तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन तो 1 या 2 कमरे वाले घर की जिनके पास 1 फोन या 2 फोन होता है और उसके बीच में टाइम शेयरिंग होता है, फोन शेयरिंग होता है और पेरेंट्स और बच्चे एक ही फोन से वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, स्टडी फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है पेरेंट्स पे और बच्चों पे। तो देखिए आपके बच्चे, पेरेंट्स भी प्रेशर में हैं और बच्चे भी, क्योंकि बच्चे क्या चीज को मिस कर रहे हैं। एक सर्वे किया गया बच्चों के ऊपर, यूथ के ऊपर, तो उस सर्वे में ये चीज सामने निकल के आई कि आज के डेट में बच्चे स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके बातचीत करना वो सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो शाम को मैदान में जाना या स्कूल के कैंटीन में बातचीत करना, इन सारी चीजों को बच्चे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आज बच्चों की फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज हो रही है, इतने बर्थडे पार्टी को नहीं मना पा रहे हैं। इस तरीके से बच्चों का जो इंटरपर्सनल एक्सचेंज है वो टोटली रिस्ट्रिक्ट हो गया और बच्चा है, वो छोटा है, वो इस चीज को अभी तक समझ नहीं पाया है कि इससे मुझे कैसे निपटना है। और इसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, एंगर हो रहा है, वो एग्रेसिव हो रहा है, बैक टॉकिंग कर रहा है। उसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि वो टोटली एम्पैथेटिक हो जाए, यानी उसकी बात को समझने की कोशिश करें। और एम्पैथेटिक होने के लिए आपको जजमेंटल होना छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे पेरेंट्स जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल होने वाले पेरेंट्स हमेशा कहते हैं तू तो ऐसे ही कहता है, तू तो यही बोलती है, तू ये नहीं करती, तेरे को ये कंप्लेनिंग मोड जो होता है, जो नैगिंग मोड होता है, ये जो जजमेंटल मोड पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं पेरेंट्स बच्चों को, ये बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो बच्चे आपसे और दूर ही होते जाएंगे, वो आपके करीब नहीं आएंगे और आपकी बात को समझेंगे नहीं। तो आपको एम्पैथेटिक होना है। साइलेंटली बच्चों को गले लगाना है, उसकी हर गलतियों में उसको गले लगा के उसको चिपकाना है, पहले समझना है। लेकिन जो मैंने दूसरा कहा था हगर्स, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप हगर बनिए और बच्चे की हर गलत बात को भी एक्सेप्ट करिए, लेकिन गलत बात को भी कम्युनिकेट करने का आपको एक तरीका सीखना पड़ेगा और वो है स्टोरी टेलिंग। आप बच्चे को स्ट्रेट अवे पॉइंट करेंगे तो चांसेस ये है, मेजॉरिटी चांसेस मोस्टली ये है कि बच्चा शायद स्ट्रेट अवे पॉइंट की हुई बात को एक्सेप्ट करना तो बहुत ही दूर की बात है, वो आपकी बात को सुनेगा भी। तो आपको बच्चे को एक आज के डेट में एक सक्सेसफुल पेरेंट को बहुत अच्छा स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा। बच्चों को कोई भी मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भी कम्युनिकेट करने, तो यू विल हैव टू बिल्ड अ स्टोरी। आपको एक स्टोरी, बड़ी एंगेजिंग स्टोरी बनानी पड़ेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनानी पड़ेगी और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस के साथ आपको बच्चों को वो बातें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। जब आप इनडायरेक्ट रेफरेंसेस देते हो बच्चा उस चीज को बहुत अच्छे से ग्रहण करता है। ये तो पेरेंटिंग की बात है। हम जब करियर गाइडेंस और काउंसलिंग करते हैं उस समय भी बहुत सारे बच्चे फ्रेम ऑफ माइंड बना के आ जाते हैं कि मुझे तो साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है या मुझे तो IAS ही बनना है। तो हम अगर स्ट्रेट उनको बोलें कि भाई आपका जो हमने साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया, आपका पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड और ऑक्यूपेशनल थीम देख के हमको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए IAS नहीं, आपके लिए शायद CA बनना ज्यादा बेटर रहेगा,
तो वो डायरेक्टली नहीं समझता, हमको उसमें भी बच्चे को स्टोरी टेलिंग करके समझाना पड़ता है। तो पेरेंटिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एम्पैथेटिक रहे पेरेंट्स, परानुभूति से बिहेव करे, स्टोरी टेलर रहे। और जो प्रिस्क्रिप्टिव पेरेंटिंग की मैंने बात की थी, उसकी जगह बच्चे आज के डेट में पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। बड़ा प्यारा सेंटेंस है जिसमें कहा गया है कि children don't do what they are told to do, they do what they see you doing। बच्चे वो नहीं करते जो उन्हें करने को कहा जाता है, बच्चे वो करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा गैजेट्स पे एंगेज रहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, मैं आपको एकदम 100% श्योर तरीका बताऊंगा, आपके बच्चे की मोबाइल की लत छूट जाएगी। आप आ जाइए, मैं से 1 रुपया भी नहीं लूंगा, आपको बहुत बढ़िया तरीका बता दूंगा। तो पेरेंट्स जब आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, भैया ऐसा है, आपको बच्चे की मोबाइल की लत छुड़ानी है तो आप अपना मोबाइल नदी में फेंक दो, इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं। देखिए, आप और हम जब बड़े हुए तो हमारे पेरेंट्स ने हमको चंदा मामा दिया, हमको इंद्रजाल कॉमिक्स दिया, हमको चंपक दिया, हमको नंदन दिया, हमको बहुत सारी पुस्तकें दी, सरिता दी, और न जाने कितने तमाम पुस्तकें दी हैं। तो हमने वो पुस्तकों को पढ़ा है और वो पढ़ के हम बड़े आए, हम बड़े हुए। हमने अपने बच्चों को क्या दिया? मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे धनाढ्य पेरेंट्स आते हैं जो अपने 3 साल 4 साल के बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि भाई हम बच्चे को काउंसलिंग के लिए ये बोल के लाए हैं कि अगर तुम काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग के लिए सर के पास जाओगे तो हम आपको आईफोन गिफ्ट करेंगे। अगर आपने इस तरीके की सौदेबाजी करके अपने बच्चों को बिगाड़ रखा है, आपने बच्चों को मोबाइल फोन से इतना ज्यादा क्लोज करके रखा हुआ है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बच्चा मोबाइल फोन छोड़ के दूसरी ओर जाएगा? तो डेफिनेटली आपको वैसा रोल मॉडल बनना पड़ेगा, जैसा आपको बच्चा देखेगा वैसा ही बच्चा करेगा। और एक आज के डेट में न्यू नॉर्मल ऑफ पेरेंटिंग में मैं पेरेंट्स को, मेरे पास अभी 3 मिनट 4 मिनट और है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं पेरेंट्स को, और वो ये है कि आप सब अपने घर में एक क्वारंटाइन जोन बना दीजिए। आप एक क्वारंटाइन जोन बना दीजिए जिसमें कि मोबाइल आइसोलेशन हो, जिसमें मोबाइल आइसोलेशन हो। यानी एक आपका जो डाइनिंग का जो जगह हो, डाइनिंग टेबल हो, जहां पे आप डिनर या लंच लेते हैं, उसको आप एक क्वारंटाइन, वहां पे लिख दीजिए कि ये क्वारंटाइन प्लेस है, ये क्वारंटाइन सेंटर है। इस क्वारंटाइन सेंटर में जब आप आएंगे 100% टेक्नोलॉजी आइसोलेशन रहेगा। यानी कि आप वहां पे न टीवी देखेंगे, ना मोबाइल देखेंगे, ना किसी तरीके से मीडिया से जुड़ेंगे, ना किसी तरीके से स्क्रीन से जुड़ेंगे। तो जब आप इस तरीके का क्वारंटाइन सेंटर अपने घर के अंदर बनाएंगे जहां मोबाइल और टेक्नोलॉजी आइसोलेशन होगा, तो होगा ये कि घर के जितने सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, परफेक्ट एक दूसरे की दिल को, बात को समझेंगे, एक दूसरे के मन को समझेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। और इसकी वजह से काफी सारे जो मन के अंदर इमोशंस हैं, जो मेंटल डिस्ट्रेस है या डिप्रेशन की फैक्टर्स हैं, वो ईज ऑफ होंगे। देखिए, आपको बताऊं, इंडिया में वैसे भी यूथ में 33 to 35% डिप्रेशन का रेट नॉर्मल टाइम्स में है ना। अभी पहले जब हम एडी और बीसी कहते थे, आज के जमाने में तो बीसी मतलब बिफोर कोरोना हो गया। तो बिफोर कोरोना ये रेट था, और अगर हम पोस्ट कोरोना की बात करते हैं या विद कोरोना की बात करते हैं, तो विद कोरोना ये रेट डेफिनेटली 50 से 60% बढ़ गया होगा, ऐसा अनुमान है। यानी कि आज के डेट में 10 में से 6 युवा जो है किसी न किसी तरीके से मानसिक अवसाद में, स्ट्रेस में है, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, डिस्टर्ब हैं। और इसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो है ये जो कोविड की कांस्टेंट खबरें जो आ रही है हमारे दिमाग में, हर सुबह दोपहर शाम अगर हम टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, या हम दोस्तों से भी बात करते हैं और घर में अपने सगे संबंधियों से भी बात करते हैं, तो हम लोग सिर्फ कोविड और कोरोना की ही बात करते हैं, जिसकी वजह से कितने लोग मरे, कितने नंबर्स बढ़ गए, यही सारी खबरें हमारे दिमाग में जाती है। तो हमको कुछ ना कुछ पेरेंट्स को बच्चों के साथ एक पॉजिटिव शेयरिंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ये पॉजिटिव शेयरिंग के साथ साथ एक और बात यह है कि
आप घर में एक मेडिटेशन का भी आप एक माहौल बनाइए। सभी पेरेंट्स को मेरा ये अनुरोध है कि आप ध्यान करिए बच्चों के साथ। मेडिटेशन के लिए आप इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं, तमाम तरीके के मेडिटेशन उपलब्ध हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हर मेडिटेशन आपको एक ही जगह लेके जाता है, और सबसे बेस्ट तरीके का मेडिटेशन होता है जब आप अपने ब्रीथ के ऊपर ध्यान देते हो। श्वास मेडिटेशन, अपने ब्रीथ के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करिए और अपने अंदर चले जाइए। इससे होगा ये कि आपका जितना भी स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, और आपकी जो ट्यूनिंग है आपके परिवार के, नॉट ओनली बच्चों के साथ बट आपके परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी। आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, और इन सारी चीजों से एक घर में एक बहुत ब्यूटीफुल हार्मोनी निर्मित होके आएगी। कोरोना से हर कोई परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है, सभी लोग परेशान है, लेकिन मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि परेशान ना हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दिस टाइम विल ऑल्सो पास। और वैसे भी कोरोना इतना खतरनाक नहीं है, अब तो बातें भी आने लग गई हैं। अभी पिछले सप्ताह मैं एक वेबिनार में था जहाँ पे यूएस और यूके और इंडिया के टॉप डॉक्टर्स थे, और उन्होंने बताया कि लगभग मैक्सिमम 2 महीने के अंदर 80-90% चांस है कि काफी शक्तिशाली उसकी वैक्सीन मेडिसिन हमें मिल जाएगी। तो अब जो है ना, ये न्यू नॉर्मल में अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को वापस रिकंसाइल करें इस सिचुएशन के साथ, और अपने कम्युनिकेशन लेवल को इम्प्रूव करें, अपने पीस लेवल को वापस रिस्टोर करें, क्योंकि पीस कहीं भग गया है। जो मन की शांति है वो कहीं पता नहीं कहाँ खो गई है। तो अभी सबसे पहले तो आपको मन की शांति को वापस लाना पड़ेगा। जब पीसफुल माइंड होगा तभी तो आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये आधे घंटे का समय वरुण जी ने मुझे दिया था, और ये आधे घंटे का समय हो चुका है। तो इन बातों के साथ मैं अपनी बात को अभी क्लोज करना चाहूंगा कि सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है कि आप पेरेंट्स पीसफुल रहे, पेशेंस के साथ रहें। डेफिनेटली आपका पेरेंटिंग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से। जी अजय जी, आपने जो बात कही पेरेंटिंग के जो विभिन्न आयामों पर आपने बात कही, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद जब कोरोना खत्म हो जाएगा या कोरोना एक अपने लिमिटेड उसमें रहेगा, वर्जन में रहेगा, तब पेरेंट्स और बच्चे के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी कितना रोल प्ले करेगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, ऐसा है कि किसी भी चीज को साइंस, न्यूरो साइंस ये कहता है, किसी भी चीज को अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हो तो इट बिकम्स योर हैबिट, और उसी चीज को अगर आप 60 to 66 डेज तक लगातार करते हो तो इट बिकम्स योर परमानेंट हैबिट, और उसी चीज को उसी लय और तारतम्य में अगर आप 90 डेज तक करते हो तो वो आपकी डीएनए इनग्रेन्ड हैबिट हो जाती है। तो अभी अगर हमने 60-66 दिन तक टेक्नोलॉजी का साथ लेके, मेरे पास तो ऐसी भी बहुत सारे पेरेंट्स बताते हैं कि माता पिता अपने बच्चों से दूसरे कमरे में मोबाइल में बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात करते हैं। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा भी है। एज फार एज आपका पर्सनल कनेक्ट खत्म नहीं हो रहा है और आप अपने वर्क को इजी करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। पॉइंट ये नोट करना है कि आपकी जो पर्सनल बॉन्डिंग है, जो आपका पर्सनल कनेक्ट है, जो पर्सनल वार्मथ है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। प्लस दूसरी चीज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का बहुत आयात में आप अगर उसको फॉलो करते हो तो दैट्स नॉट गुड, वो चीज को देखते। एक मनीष खेतान जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, जिन बच्चों की जॉब लग गई है उन्हें अगस्त से बुलाया जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए, क्या करना चाहिए क्योंकि ये महामारी अपने चरम पर रहेगी? अब ये बड़ा एकदम ज्वलंत समस्या है। जॉब लग गई है, उन्हें बुलाया जा रहा है, डेफिनेटली एक शहर से दूसरे शहर। अब इसमें बहुत सारे आयाम है। पहला तो ये कि कौन से जिले में, कौन से राज्य में उनको बुलाया जा रहा है, कौन से राज्य से वो जा रहे हैं, उस राज्य की क्या नियम है, वहां के क्वारंटाइन की क्या रोल है। आपको अगर जॉब लग गई है तो आपको रिटर्न में अपॉइंटमेंट लेटर आया होगा, आप अपने एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको
आप ये जो WHO के नॉर्म्स और ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से आप पूछ सकते हैं। और डेफिनेटली आज के डेट में कोई भी एम्प्लॉयर अगर जॉब दे रहा है, सबसे पहली बात तो ये, जहां जॉब छूट रही है आज के डेट में, अगर कोई एम्प्लॉयर जॉब दे रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत लकी पर्सन हो, बहुत अच्छी सिचुएशन में हो कि आपको आज जॉब मिल रही है। तो आप उस एम्प्लॉयर से करस्पॉन्ड करिए कि भाई ये सारी चीजें हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं और एम्प्लॉयर हमें क्या सपोर्ट कर सकता है। क्या हमको फिलहाल ज्वाइनिंग को डेफर किया जा सकता है 10-15 दिन, 1 महीने के लिए, एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा, क्या वर्क फ्रॉम होम की ज्वाइनिंग अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि भाई अभी आपको ज्वाइनिंग है, आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए और जैसी सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव होगी तो उसके बाद हम ज्वाइन कर लेंगे। तो काफी सारी मॉडलिटीज पे वर्किंग की जा सकती है। कम्युनिकेशन करिए, बात करिए, अपनी बात को रखिए, देखिए कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा जरूर। एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या कोई ऐसी सरकारी स्तर पर, शासकीय स्तर पर और हमारे राजनीतिक स्तर पर ये चिंतन भी शुरू होना चाहिए, इस तरह की नीतियों को भी हमें इसमें पेनिट्रेट करना चाहिए और अकोमोडेट करना चाहिए, जिससे कि एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो काम की वजह से, जो वर्कलोड की वजह से, वो काम के तरीके की वजह से गैप क्रिएट होता है, वो खत्म हो। मसलन ऑफिसेज के टाइम कुछ अर्ली मॉर्निंग कर दिए जाएं ताकि शाम का वक्त फैमिली के साथ मिले, अपने बच्चे के साथ मिले, ठीक ठाक से वक्त मिले। यानी बहुत से विकसित देशों में सुबह 7 बजे भी टाइम रहता है और सुबह जल्दी भी उठेगा व्यक्ति तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस तरह की कोई चीजों पर भी क्या हमें विमर्श करना चाहिए? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आपको कॉर्पोरेट की बात बताऊं तो कॉर्पोरेट में एक होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, यानी कि उस एम्प्लॉय के साथ आप कितना अच्छे से एंगेज करके रखते हो ताकि वो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म तक बना रहे, जुड़ा रहे, दिल से जुड़ा रहे। तो अभी आज के डेट में एम्प्लॉय एंगेजमेंट में एक नया डायमेंशन और ये आ गया है कि आप एम्प्लॉय की फैमिली को भी एंगेज कर रहे हैं। आप एम्प्लॉय और उसकी फैमिली, जो न्यू नॉर्मल की अपन बात कर रहे थे, तो उसमें कि एम्प्लॉय और उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट को भी देख रहे हैं और उसके हिसाब से आप अपने वर्क शेड्यूल को टोटली ट्वीक कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के हिसाब से उसका वर्क फ्रॉम होम के आवर्स चेंज कर रहे हैं। कुछ को क्लाइंट्स इस तरीके से दे रहे हैं कि अगर उसको मिडनाइट वर्किंग क्लाइंट्स चाहिए तो उसको मिडनाइट वर्किंग के क्लाइंट्स मिल रहे हैं। कुछ एक परिवार की बात मेरे पास आई थी जहाँ पे घर में शायद इंटरनेट की सुविधा एक ही फोन पे थी, बच्चे की पढ़ाई भी हो रही है उसी फोन से और परीक्षा भी उसी से हो रही है, पिताजी का वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है। तो जब उस व्यक्ति ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वेस्ट किया तो उसको इवनिंग का टाइम दे दिया गया कि भैया आप जो है IT कंपनी में था, ऐसे क्लाइंट्स को कैटर करिए, उसका ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया जहाँ पे इवनिंग की वर्किंग थी। तो यस, डेफिनेटली आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जायज है और इसके ऊपर सारे नियोक्ताओं को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और कोलैबोरेट करके सबकी बातों को समझ के, क्योंकि सबकी समस्या अचानक से एक नए स्वरूप में आई है, ये सबके लिए नया है, तो कोलैबोरेट करके उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए और निकलता है सॉल्यूशन डेफिनेटली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत वरवणकर साहब, जो हमें बता रहे थे कि पेरेंटिंग का जो नया नॉर्मल है वो क्या है। तो एडेप्टेबल चीजें हैं और समझने वाली चीजें हैं कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म करने की कोशिश करते रहना चाहिए और उसके लिए हमें ट्रेडिशनली जो तरीके हैं उनको, टेक्निकली जो तरीके हैं उनको और मॉडर्न जो हमारे पास जो एडेप्टेबल चीजें हैं उन सब का एक कॉम्बिनेशन बना करके हमें इस टूल का इस्तेमाल करते हुए अपने पेरेंट्स तक बात, अपने बच्चों तक बात पहुंचानी चाहिए। साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है संस्कारों की आपने कही है कि संस्कारों का भी एक ख्याल रखा जाना चाहिए, करियर संस्कार के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे हम दूसरे शख्सियत के साथ। कल हमारे साथ होंगे राकेश मालवीय, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और सामाजिक चिंतक हैं और अभी वर्तमान में भोपाल में वो रहते हैं और श्रमिकों को लेकर के काफी परेशान हैं, वो श्रमिकों की दशा को लेकर के। तो वो उन सारे विषयों पर बात करें। उनका विषय है श्रमिकों, जो श्रमिक लौटे हैं जगह जगह से, अब उनके सही पुनर्वास के लिए सरकारी स्तर पर क्या योजनाएं होनी चाहिए और नागरिकों का व्यवहार उनके प्रति क्या होना चाहिए। कल फिर हम मिलेंगे 2:30 बजे इसी चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।